Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students once again in this live session of today's physics class. My dear students, hope you people are very much fine, and today we are going to discuss Newton's laws of motion, and in our previous class we are discussing about the force of friction, opposing force जो लगता है इंटेंशन ऑफ मोशन एंड जब मूव करेंगे रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है दैट्स नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। उसके बाद में उसके टाइप्स को डिस्कस किया, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे पास ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और साथ साथ में हमने जो लिमिटिंग वाला केस है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, लिमिटिंग क्या क्या मतलब है लिमिटिंग का। होप आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे से कॉपी किया होगा, बड़े ध्यान से समझा होगा। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में, दैट इज नोन एज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हेडिंग नोट करिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए हेडिंग नोट करिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक का केस है ये, लिमिटिंग वहां क्या लॉज एप्लीकेबल है उनको हम डिस्कस करेंगे। दो तीन लॉज हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ जाओ भाई, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नोट किया, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले लॉ लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले लॉ लिखेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो पहला लॉ है, लॉज ऑफ लिमिटिंग का केस याद करिए। लिमिट स्टैटिक का केस है, ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है, उसके बाद में लिमिटिंग आ जाती है, फिर लिमिटिंग का जब क्रॉस करते हैं एक्स्ट्रा फोर्स और देते हैं, फिर वो मूव करने लगता है, तब काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिमिट तक ही मैं बात कर रहा हूं, लिमिटिंग के केस तक ही मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ काइनेटिक, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से, तो पहला लॉ यहां पर लिखते हैं, शाबाश, पहला लॉ यहां पर लिखते हैं, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज directly proportional, is directly proportional to the normal reaction, is directly proportional to the normal reaction. The force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces, is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces, between the two surfaces. ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर आप फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को FL भी लिख सकते हैं। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखिए, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। ध्यान से, इस सरफेस के ऊपर हम एक ब्लॉक रखते हैं, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास। मान लो इस ब्लॉक का जो मास है 10 kg है। ठीक है, अब मुझे बताइए कितना, अगर मैं इसके ऊपर एक 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं,
1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं सर, 1 न्यूटन को 1 केजी, हमने एज्यूम किया है कि ऑलमोस्ट 1 केजी फोर्स को, 1 केजी वेट को चलाने के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए। पहले इसको नीचे बताइए, ये कितना नीचे लगाएगा? mg, ये नीचे फोर्स लगाएगा mg। m मतलब 10 इंटू 10 यानी 100, ये जो इसका वेट होगा वो 100 न्यूटन फोर्स नीचे लगाएगा ये। तो यहां पर इसका नॉर्मल रिएक्शन R, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है, तो R इज इक्वल टू mg। ये गो में वन फर वनान, ठीक है, R इज इक्वल टू mg। अमु मतलब गो अगर ये वजन बढ़ावक 10 करक 12, मे बासान mg बढ़, मे बासान अगर mg बढ़ तो R बढ़। खबर तो तगान बोजुन, बह क्या वन मे तगान वन। अगर 10 बदल कर 12, 12, 13, 14, मे बासान mg बढ़, m बढ़ ना। अगर mg बढ़ तो R बढ़, बिकॉज R इज इक्वल टू mg, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, एट रेस्ट R आसान बराबर mgs है छुनो, ये छु mg, तला ये बनान बो वो क्या बनी, बन 20 इंटू 10, ये बनावन बो 30 क्या बन, 30 इंटू 10, तो सिर्फ बढ़ ना ये R थे। अच्छा वो मन तो मैं अक्ष चीज कहा ध्यान सान वो 1 10 kg ब्लॉक 10 kg, तला यह चलानस कूता फोर्स लग में सर चाहज लगी फोर्स 10 न्यूटन। वेरी गुड। अगर चलानस फोर्सेस लगे 10 न्यूटन, मे बासान तम सात अगर ये कंडीशन स्टैटिक रेस्टस मज, मे बासान फोर्स ते लगे तम सात में वापस 10 न्यूटन। अगर बह 1 न्यूटन फोर्स लगाओ ये दी में वापस 1 न्यूटन। अगर बह 2 न्यूटन फोर्स लगाओ बाय ऑटो एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ये दी में 2 न्यूटन वापस है। क्लियर छा? अगर बह 3 न्यूटन दी में 3 न्यूटन वापस गो। अगर से ये 10 kg R, वन चुस बह करान कौन, मे 10 kg ब्लॉक चलावनस लगान 10 न्यूटन फोर्स। अम साथ R के R क्या अम साथ R 100 है छुना 10 इंटू 10 mg छुना 10 इंटू 10, यह 100 न्यूटन फोर्स, ये कूता 100 न्यूटन गो। तम साथ में लगान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कूता 10 न्यूटन। तम साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगान, तला ये 10 बढ़ावा वन बकर ये 10 कर 20, यम साथ से 20 कोर R क्या बन, R बन ना 20 इंटू 10, यह गस ना इंक्रीज। यम साथ से 20 चे कुथा लगी अप्लाइड फोर्स लगी ना चे ये वन 20, तो योर लगी ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते 20। चे क्या करान, मे बासान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छु बढ़ान, यूता यूता R छु बढ़ान, नॉर्मल रिएक्शन छु बढ़ान गो। यूता यूता से ये वजन बढ़ावक, त्यूता त्यूता छुना R बढ़ान, यूता यूता R छु बढ़ान, त्यूता त्यूता छुना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते बढ़ान। जन करा कि 20 करा 30 बदले ना mg, ये mg बदले तो R बदले ना, यम साथ R बदले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बदले ना, चेशी ना अप्लाइड फोर्स ज्यादा लागू पकना खतर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मगर स्टैटिक निरान कह स्टैटिकस मज यूता लागक त्यूता लागी वापस लागक योर 20 इत लाग योर 20 लाग योर 30 इत लाग योर 30। अमिक मतलब गो यूता यूता R बढ़े, तला यम क्या लिख, यम लिख द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो लिमिट की द्रामुट काइनेटिक वोल क्या स्टैटिक लिमिटस थानी। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यूता लगे अमा सुकत पे कर डिपेंड, सुकत डिपेंड चनिस नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन कर चनिस डिपेंड कर वजनस पे, यूता यूता से कम कर त्यूता त्यूता नॉर्मल रिएक्शन कम, त्यूता त्यूता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम। मेन कथ समझ त्यूता त्यूता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम गो। अमु मतलब गो अगर 20 पे कर 30 mg बढ़ान, mg ये बढ़ी यह रेस्टस मज mg इज इक्वल टू R गो। R बढ़ो यूता यूता R बढ़े त्यूता त्यूता अप्लाइड फोर्स बढ़ त्यूता त्यूता गई ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते बढ़े गो। गोडनुक लॉ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस गो। F यूजन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तला वन मनहा बह कि ब्लॉक यह वजन 1 यह वजन 12 kg, तला अत कुता mg 12 इंटू 10 सुई ना गोबर मोन R ते योर लगोत F से दिवत F 12, तो अमु मतलब गो चलेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू 12। अगर से यह कर 12 बदले ये 15 हो, ये बदले ना R बदले ना यूता यूता R बदली त्यूता त्यूता बदली ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थे गो। गश याद था उनके फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन ये लिमिट का केस है,
स्टैटिक का केस है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यूता यूता नॉर्मल रिएक्शन बढ़े, यूता यूता वजन बढ़े, त्यूता त्यूता बढ़े फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थे। राइट, यू गो गोडनुक लॉ नोट करो। नोट करो। चलो नेक्स्ट लॉ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ, सेकंड लॉ भी लिख सकते हैं, लॉ नंबर 2 भी लिख सकते हैं। आसान सा है चीज, पहले लॉ लिखते हैं फिर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स, the direction of limiting force the direction of limiting friction, the direction of limiting friction is always opposed, limiting friction is always opposite to the direction in which the body has intention to move. Opposite to the direction, friction is always opposite to the direction in which the body has intention to move. Intention to move. ये हमारे पास दूसरा लॉ है, बड़ा आसान सा लॉ है, इसमें कोई परेशान होने वाली ज्यादा बात नहीं है। इसको ध्यान से आप देखिए क्या लॉ बताता है, ये ध्यान से ये देखिए आप। लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये दूसरा मैंने मोबाइल रखा है, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। क्या बोलता है ये, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब अभी ये स्टैटिक के केस में है, चल नहीं रहा है। मैं अगर यहां से इस वाले साइड से मैं इसको फोर्स लगाऊं, इस वाले साइड से फोर्स लगाऊं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट में होगी। यही बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी हैज इंटेंशन टू मूव। in which the body has intention to move, in which the body has intention to move। तो अगर यहां से आप फोर्स लगाओगे, आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे इसको, तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर होगा, इधर की ओर होगा, तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। ये दूसरा लॉ है, हमेशा इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट में होता है, राइट। ये पहला, ये दूसरा लॉ है। अब पहला लॉ क्या था, ध्यान से देखिए। पहला लॉ ये था कि अगर दो सरफेसेस ऐसे, पहला लॉ फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पहला लॉ, ये इस पर कुछ वजन है, इसका कुछ mg नीचे होगा, mg जिसकी वजह से नीचे आना चाहता है, और इस सरफेस की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इस बुक की वजह से mg, इस बुक की वजह से mg नीचे, r ऊपर। अब ध्यान से देखिए, अगर इसके ऊपर हम और एक बुक रखते हैं, ये दूसरी बुक रखते हैं, तो mg बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ mg बढ़ा, तो इसका मतलब r बढ़ा, r बढ़ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर पहले वाले के लिए हम फोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगेगा मुझे इसको चलाने के लिए, और फ्रिक्शन भी, और क्योंकि r इस टाइम कम है, r कम है तो फ्रिक्शन कम है। अब ध्यान से देखिए, मैंने वजन बढ़ाया, mg बढ़ा, r बढ़ा। अब चलाओ, क्या उसी फोर्स से चलेगा जो पहले वाला लगाया था ना, ये और फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स और होगा, और फोर्स मतलब r बढ़ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास यहां पर पहली वाली बुक के लिए देख लीजिए ध्यान से, पहली वाली बुक के लिए दे, इसमें कुछ mg होगा नीचे, mg और r, एक काम तो ये, तो मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो इसका कुछ r है, उस r के अगेंस्ट हमें फ्रिक्शन मिलेगा कम।
अब दूसरी देखो, और एक बुक बढ़ा दी, mg बढ़ गया, r बढ़ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना जितना आप r बढ़ाओगे उतना उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाएगा। इस इंटेंशन ऑफ मोशन बॉडी का इधर होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, इंटेंशन ऑफ मोशन बॉडी का इधर होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। ये हमारा दूसरा लॉ है, ठीक है। अब हम थर्ड लॉ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इसको नोट करिए, फिर मैं आपको तीसरा लॉ बताता हूं। चलो तीसरा लॉ, लॉ 3, लॉ 3, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट। तीसरा, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन the force of limiting friction is independent the force of limiting friction is independent of apparent area of contact apparent area of contact apparent area of contact, Tethys Carlus, so long as normal reaction remains same. Normal reaction remains same. Normal reaction remains same. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कभी कभी पूछी जाएगी और आपकी जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए क्या बोलता है। यह बोलता है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ध्यान से देखिए, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कंटैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। इसका मतलब समझिए, ध्यान से समझना है बच्चा लोग, फिर ना बोलना हमें खबर न थी। अब ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक का कुछ वेट होगा, मास होगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए और आप लोग मुझे आंसर बोलेंगे। आपसे आंसर चाहिए मुझे, आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए। चलो, आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे। अब पहले ये ऐसे है, यहां से मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा। अब मुझे बताइए, इसका अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट ये है, ये वाला इसके कंटैक्ट में, इसको बोलते हैं अपरेंट एरिया ऑफ कंटैक्ट, यानी यच्छु ये कि यपर यूजन छु, ये सोरिगो अथ यूजन कंटैक्ट छु अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट। अगर भाई बुक इतकेन थवन पत लगाव फोर्स इंटेंशन ऑफ मोशन आज योकुन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आज योकुन, तो इवन तो मैं ये साथ लग गया फोर्स, इस सिचुएशन में फोर्स ज्यादा लगेगा या मैं इसको ऐसे रखूंगा तब फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। फिर से क्या, अब अपरेंट एरिया कंटैक्ट ये है, इसका अपरेंट एरिया कंटैक्ट ये है, इसका अपरेंट एरिया कंटैक्ट ये है। अब मुझे बताओ, ऐसे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा जब इसको मूव कराना चाहिए, इंटेंशन ऑफ मूव इधर होगा, यहां फ्रिक्शन लगेगा, या ऐसे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? शाबाश, कैसे लगेगा? शाबाश, ऐसे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कि ऐसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। वेरी गुड, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपने, यू आर एब्सोल्युटली राइट आंसर, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये जो लॉ है ये बोलता है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट। हे यह कर डिपेंड अत चीजस पे कह, यह अपरेंट एरिया छा कंटैक्टस मज किन यह कंटैक्टस मज हो, गो यपर त लग सुई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इतकन त लग सुई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इतकन त लग सुई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इतकन त लग सुई फोर्स ऑफ ये योकुन इंटेंशन ऑफ मोशन योकुन आसियत, इंटेंशन ऑफ मोशन आसियस योकुन, तम साथ युस फ्रिक्शन लगे तथ फ्रिक्शन वैल्यू सुई यम साथ यथ अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट यन थयान, तम साथ लगावक फोर्स, तम साथ लगे सुई, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट। यह अत चीजस पे डिपेंड करान कह, यह अत चीजस पे डिपेंड करान कह। क्लियर छा? यह जन मोन मोबाइल,
यह मोबाइल यम सात योर लगाव ये पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन योकुन अत लग कह थवतन वनी यिन थवतन अम सात लग कम फ्रिक्शन कह फ्रिक्शन लग बराबर बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट तेल कत पे कर डिपेंड यह कर तीतिस कालस कर बराबर बराबर यथ सिचुएशन मज तेले गछि चेंज यम सात वजन गछि चेंज फ्रिक्शन गछि तेले चेंज यम सात नॉर्मल रिएक्शन गछि चेंज नॉर्मल रिएक्शन कर गछि चेंज यम सात वेट बढ़ वेट कर बढ़ यम सात तो यथ पे वेट खड़ियो बे तेले गछि चेंज गो वन कम गसान तुत काल रोजी सेम युत काल अत आर सेम वन जन बदला बह आर बह खड़े बे रसा आर बदलो ना गो वन रोजी वन गि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज मगर यह गो अपरेंट एरिया इन थव तो या इन थव तकनम दनवे वन लग बराबर तुत काल गि चेंज कह युत काल ने नॉर्मल रिएक्शन गि चेंज क्लियर मे बासान वन रूद ना कहें कि युत तुम वनो कि सर अस आव यह समझी गो यूता यूता अपरेंट यूता यूता गि चेंज गो वजन या अपरेंट एरिया इन थव तो या इन थव तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर लगान खाली तुत काल नॉर्मल रिएक्शन रोजे सेम ठीक है तमें मतलब गो द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया इन कंटैक्ट सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप नोट करिए, ये हमारा तीसरा लॉ है। फिर हम नेक्स्ट लॉ के ऊपर आते हैं। हो गया, चलो भाई नेक्स्ट एक छोटा सा लॉ है और उसको भी अब नोट करते हैं। हमारा जो लास्ट वाला लॉ है इसमें, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल इन कंटैक्ट। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ limiting friction depends the force of limiting friction depends on nature of the material in contact, depends on nature of the material, depends on nature of the material in contact, 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 and their roughness and smoothness, nature of the material in contact and their roughness and smoothness। गो अगर कहां वुचु सा, अगर ज सरफेस आसन इन कंटैक्ट, क्लियर छा, अगर ज सरफेस आसन पानवन कंटैक्टस मज, गो कम ज सरफेस पानवन कंटैक्टस मज। ये देखो, ये एक स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, इस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को रखेंगे तो यहां फ्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि ये स्मूथनेस एंड रफनेस पर डिपेंड करता है। गो नेचर ऑफ द मटीरियल क्या ब्या चीज, अगर वन नोम ज थवोक पानवन, नोम बुक ज थवोक पानवन, यमन लगे ज्यादा पान, ठीक है। गो युजन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सह करान डिपेंड नेचर ऑफ द मटीरियल, तिम छा रफ, तिम छा स्मूथ। तो इस तरह से ये हमारे पास 2-4 लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। मेरे ख्याल से ये बड़े इजी लॉ हैं, उतना मुश्किल वाली बात है नहीं। तो इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, अब मैं कुछ सिचुएशन बना के देता हूं, आप मुझे उनका आंसर बताएंगे। मैं खाली सिचुएशन बना के देता हूं आपको, आप मुझे उसका आंसर बता के देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमने ये लॉ पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको पहले रब करेंगे। चलिए, आ जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। अब बताओ, ये इसका मास m है, तो नीचे क्या लगेगा? शाबाश। ऊपर क्या लगेगा? शाबाश। यहां अप्लाइड फोर्स इस वाली डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स। तो मुझे बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये सिचुएशन है हमारे पास। शाबाश। नीचे क्या लगेगा? नीचे वाला फोर्स। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, mg। और ऊपर क्या लगेगा? r। वेरी गुड। अगर इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है, जा रहा है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये फ्रिक्शन। ये नोट करिए, ये एक सिनारियो है हमारे पास, ये याद रखिए आप, ये एक चीज है। ठीक है, और यहां क्या बोल सकते हैं? यहां क्या ये ऊपर बॉडी जा रही है, नीचे जा रही है? ना बाबा ना, यहां लिख सकते हैं r इज इक्वल टू mg। यहां लिख सकते हैं R is equal to mg according to Newton's third law. Normal reaction R is equal to mg. ये सोन Newton's third law. ये सोन Newton's third law. Clear? चलिए, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, अब सरफेसेस इंक्लाइन है। अब ये एक सिचुएशन है, ध्यान से सिचुएशन को ध्यान से पढ़िए। ये एक सिचुएशन है हमारे पास ऐसे। क्लियर? अब यहां से ये कुछ इंक्लाइन है ऐसे, ध्यान से, और यहां से एक एंगल है, सपोज थीटा एंगल है। अब जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इस तरह से है, ये ब्लॉक इस पर हमने रखा है। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ना बोलना हमें खबर ना थी। शाबाश, इंपॉर्टेंट है ये। बोलिए अब फोर्सेस बताइए, कौन सा फोर्स कहां होगा? शाबाश। मैंने बोला है कि mg कैसे लगता है? mg लगेगा। चलिए, यहां की ओर बिल्कुल नीचे क्या लगेगा? mg। वेरी गुड। और इसके नॉर्मल रिएक्शन, उसको नॉर्मल बोलते हैं, तो यहां से लगेगा नॉर्मल इसके सरफेस के। अगर ये एंगल थीटा है, तो पिछली बार मैंने सवाल भी कराए हैं, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये वाला चीज क्या है? ये वाला चीज है mg। क्लियर? ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ये ब्लॉक का इंटेंशन किधर है? इधर है इंटेंशन ऑफ मोशन, ये नीचे आना चाहता है इधर, तो यहां एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और इंटेंशन के अपोजिट और एक फोर्स लगेगा। बोलो वो फोर्स क्या होगा? अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिए। अगर ये थीटा है, तो मैंने बोला था ये mg के दो कंपोनेंट निकालिए। एक कंपोनेंट हो गया ये, इसको बोलेंगे mg cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसको बोलते हैं mg sin थीटा। ठीक है, यहां की ओर लगेगा mg sin थीटा, ये मैंने आपको बार बार बोला है, ये mg cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन r। r और mg cos थीटा को बैलेंस कौन करेगा? r mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। अब बताइए, इसको नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा है? mg sin थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी इंक्लाइन प्लेन पर होगा, हमने इस mg के कंपोनेंट निकालने हैं। एक कंपोनेंट हो गया हमारा mg cos थीटा, और उसके नॉर्मल रिएक्शन r, ये वाला नॉर्मल। ना तो ये ब्लॉक इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हम बना सकते हैं r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये एक चीज, ये एक सिचुएशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब इंक्लाइन पर होगा तो कैसे खेल खेलते हैं हम, जब इंक्लाइन पर होगा तो हम कैसे खेल खेलते हैं। ये देखिए, इस वाले सिनेरियो में हॉरिजॉन्टल था सीधा r इज इक्वल mg, लेकिन जब ये इंक्लाइन होगा, mg के कंपोनेंट करने हैं। एक mg, ये थीटा, ये थीटा, ये mg cos थीटा, उसके अगेंस्ट r चलेगा, r इज इक्वल mg cos थीटा, ये यहां पर। अब इसको नीचे कौन खींच रहा है? नीचे खींच रहा है mg sin थीटा। तो अब इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है? इधर। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। ये इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, तो यहां पर हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
ये जब क्वेश्चंस आएंगे तब ये डायरेक्टली हमें पुट अप करने, इसीलिए मैंने रिजल्ट्स बना के दिए हैं आपको, मैंने रिजल्ट्स तैयार कर दिए हैं, अब रिजल्ट्स लगाना आपका काम है। और अगर यहां से तो हमेशा लिखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसके अपोजिट में चलेगा, mg sin थीटा इसको आगे अप्लाइड फोर्स के तौर पर काम करेगा, इसको नीचे लाने का काम करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज का काम करने का, रोकने का काम करेगा। तो यहां चलाने वाला फोर्स mg sin थीटा और रोकने वाला फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f। ये एक बात हो गई, ये इंक्लाइन पर आपको याद रखना है, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट करेगा। तो मैंने बोला है ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैंने क्या बोला है आपसे, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये लगता है इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट, और ऐसा नहीं मानना है कि ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। ये किसके अपोजिट लगता है? इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट। अब उस सिनारियो को, इस सिनारियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल से मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कराना चाहता हूं। मान लो यहां पर एक वाल है, ये एक वाल है ऐसे, ठीक है। अब हमने एक, मान लो हमें एक लकड़ी का टुकड़ा है, जो लकड़ी का टुकड़ा हमें ऐसे, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ध्यान से। इसको यहां पर रखने के लिए हमने इसको यहां से फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया F, ऐसे करके दीवार पे ऐसे एक पट्टी लगाई। अब ध्यान से देखिए, इसी को मैं क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से। ये मैंने एक बुक है, इस बुक को मैंने फोर्स लगाया और यहां पर रख दिया ऐसे, अरे मैं उल्टा हो गया, ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है, फ्रिक्शन किधर होगा? इस बॉडी का इंटेंशन, मेरी बुक का इंटेंशन ऑफ मोशन किधर की ओर है? ये देखिए, इस बुक का इंटेंशन ऑफ मोशन किधर की ओर है? इस बुक का इंटेंशन ऑफ मोशन किधर की ओर है? देखिए, इस बुक का इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है। अगर इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट में होगा। तो यहां पर ध्यान से देखना है, अगर कभी नहीं बोलना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां है, तो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स यहां है तो फ्रिक्शन यहां होगा ना। इंटेंशन, इसका जाने का इंटेंशन इधर है, ये दबा खखड़ी बवसा योकुन बोनकुन, ये जाने का इंटेंशन इधर है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट में होगा। हमेशा याद रखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। तो इंटेंशन ऑफ मोशन ये है, इंटेंशन ऑफ मोशन ये है, ये है इंटेंशन ऑफ मोशन, ये है इंटेंशन ऑफ मोशन, ये है इंटेंशन ऑफ मोशन, और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने आपको बता दिए कि कैसे आप लोगों को इसके साथ डील करना है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से, इन लॉज को अच्छे से पढ़िए। फिर ये 3 सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एग्जाम में भी आपको डालूंगा। ये 3 सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल 24/7 आपके लिए, तो कुछ भी, ठीक है। आप ध्यान से मुझे बोलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स मतलब बहुत देर तक चलें, या कभी भी उनको जरूरत पड़े कि वो कौन सा लेक्चर देखना है, वो मुझे एक टेक्स्ट करेंगे, मैं उनको एक लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक से वो मेरे लेक्चर आराम से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात, कोई टेंशन, कोई संकट जो भी है मुझे दीजिए, आप लोगों को मैं परेशानी देख नहीं सकता। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।